हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए थे उसका सल्यूशन देखेंगे। तो अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो धीरे धीरे करके थ्योरी, न्यूमेरिकल डायग्राम सब कुछ बताएंगे। तो आज का ये मैराथन क्लास पहला मैराथन क्लास है। इसमें हम जो पहला चैप्टर है आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो धीरे धीरे करके सब कुछ आपको हम बता देंगे ताकि आपका ये सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाए। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 जुलाई से होगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आपको बता दें कि आप लोग जैसे हम डायग्राम बता रहे हैं, तो आप लोग उसी के साथ साथ कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर्विस कनेक्शन क्या होता है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं। इसके बाद डायग्राम बनाना बताएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था सर्विस कनेक्शन क्या होता है। तो सर्विस कनेक्शन जो होता है, जैसे कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से घरों तक जो एनर्जी मीटर में जो कनेक्शन देते हैं उसे हम सर्विस कनेक्शन बोला जाता है। और अगर सर्विस कनेक्शन के टाइप्स की बात करें तो सर्विस कनेक्शन जो था वो कई प्रकार के होते हैं, और लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 दिया है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमने बताया था सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और दूसरा होता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अब देखते हैं ओवरहेड सर्विस कनेक्शन क्या होता है। तो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन जो होता है, इसमें हम जो वायर ले जाते हैं वो ज़मीन के ऊपर से ले जाया जाता है। और जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है, इसमें जो वायर होता है वो ज़मीन के नीचे से ले जाया जाता है। अब अगर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पर एनर्जी मीटर लगा है और ये आपका विद्युत पोल है, मतलब खंबा है, और यहाँ से आपको कनेक्शन ले जाना है अपने घर में। तो अगर आप ओवरहेड टाइप के सर्विस कनेक्शन ले जाते हैं तो आपको वायर को ऊपर से ले जाना होगा, और जो अगर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन है तो वायर को नीचे से ले जाते हैं। ओवरहेड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर मतलब कि अधिक स्थान हो, ज़्यादा सेफ्टी हो, वहाँ पर करते हैं। और जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है, इसका प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर घनी आबादी हो और जगह कम हो कि वहाँ पर पोल न खड़ा किया जा सके, उन स्थानों पर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात आती है सर्विस कनेक्शन के टाइप्स, तो हमने देख लिया, लेकिन आपके एग्जाम में केवल 2 टाइप के सर्विस कनेक्शन ही पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है कि 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए कौन सा सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं और 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए कौन सा सर्विस कनेक्शन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, 1 मंजिला और 2 मंजिला की बात यहाँ पर किया गया है, लेकिन जो ओवरहेड टाइप सर्विस कनेक्शन है, आपका ओवरहेड टाइप सर्विस कनेक्शन है, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन। तो देखिए, वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन क्या होता है। ये आपका जो वर्टिकल ब्रैकेट है, ये 1 मंजिला के इमारत के लिए, अगर 1 मंजिला का इमारत है तो इसके लिए वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। और अगर 2 मंजिला का है, अगर 2 मंजिला का इमारत है तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन होता क्या है और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए, एग्जाम में वर्टिकल ब्रैकेट में ही इसमें ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है कि सिंगल फेज अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं घर में तो वर्टिकल ब्रैकेट से किस प्रकार लेंगे, और एक होता है 3 फेज कनेक्शन लेना चाहते हैं घर में तो वर्टिकल ब्रैकेट से किस प्रकार लेंगे। तो दोनों ही टाइप के कनेक्शन को इस वीडियो में पूरा बताएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन। तो अब हम देखते हैं जो आपका वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन है वो क्या होता है और इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को पूरा आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिए, बिल्कुल सही समझाएंगे। यहाँ पर जो बिल्कुल डायग्राम में सब कुछ लिखा जा चुका है, इसका मतलब अभी हमने एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया, इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सब लिखा गया है। तो देखिए, आपको समझा देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए, आप यहाँ पर वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का डायग्राम देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्टिकल ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि जो इसमें एक वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। वर्टिकल ब्रैकेट जो होता है इस प्रकार से होता है, इसमें देख सकते हैं यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो ऐसे यूज किया गया है, इसे ही बोलते हैं वर्टिकल ब्रैकेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। वर्टिकल ब्रैकेट कुछ और नहीं होता है, एक मतलब कि आयरन का रॉड होता है
औरन का रॉड होता था, या फिर आप बोल सकते हैं यह एक खंभे टाइप का होता है जिसको हम घर के ऊपर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता क्या है, तो इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें हम वर्टिकल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और वर्टिकल ब्रैकेट का यूज़ क्यों करते हैं, एनर्जी मीटर को कनेक्शन देने के लिए। तो ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें वर्टिकल ब्रैकेट का प्रयोग एनर्जी मीटर को कनेक्शन देने के लिए किया जाता है, उसी को बोलते हैं वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। वर्टिकल ब्रैकेट कुछ नहीं होता, केवल एक आयरन का रॉड होता है जिसको हम घर के ऊपर फिक्स करते हैं। अब जो वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन होता है वो एक मंजिला बिल्डिंग के लिए, अगर एक मंजिला का बिल्डिंग है तो उसके लिए हम ये वर्टिकल ब्रैकेट यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ये बना है इस प्रकार से, ये आपका होम है, ये हमारा क्या है, होम है। और घर पर हमको क्या करना है, कनेक्शन देना है 3 फेज 4 वायर सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या समझना है, सबसे पहले देखिए इसमें एक हमने वर्टिकल ब्रैकेट का यूज किया है। ठीक है, एक वर्टिकल ब्रैकेट का यूज किया गया है और वर्टिकल ब्रैकेट को घर से आई रैग बोल्ट, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आई रैग बोल्ट होता क्या है, 3 हमने आई रैग बोल्ट लगाया है और इसको वर्टिकल ब्रैकेट को फिक्स करने के लिए। तो मतलब एक वर्टिकल ब्रैकेट को घर से 3 आई रैग बोल्ट की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। या अगर सिंपल लैंग्वेज समझना चाहें तो खंभे को नट बोल्ट की सहायता से घर में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, अब जो आपका वर्टिकल ब्रैकेट है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो आप वर्टिकल ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वर्टिकल ब्रैकेट है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 4 मीटर होती है। तो जो वर्टिकल ब्रैकेट होता है वो हम 3 से 4 मीटर यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ से हमको कनेक्शन अपने घर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम आ रहा है। इसमें ये क्या है, ई जो है अर्थ वायर है, आर वाई बी तीनों फेज वायर है और यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल ब्रैकेट है इसको हमने सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है, स्टे वायर और स्टे इंसुलेटर से कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टे वायर या स्टे इंसुलेटर क्या होता है तो आप चैप्टर 2 में हमने आपको डिटेल बता दिया था, वहां पर देख लीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको बता देते हैं कि स्टे वायर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप घर के बगल या आसपास कहीं सड़क पर देखते होंगे, इस प्रकार से एक खंभा लगा होता है और खंभे के बगल से एक वायर गया होता है, वो जमीन में क्या करता है, फिक्स रहता है। तो ये जमीन में जो फिक्स रहता है इसी को बोलते हैं स्टे वायर। ठीक है, स्टे वायर, ये स्टे वायर करता क्या है, क्या आता है, खंभे को सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल ब्रैकेट यूज किया है, तो वर्टिकल ब्रैकेट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टे वायर यूज करते हैं। और यहाँ पर आई रॉड यूज किया गया है इसको कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सीमेंट वगैरह अच्छे से लगा के इसको फिक्स कर देते हैं ताकि वर्टिकल ब्रैकेट बिल्कुल सेफ रहे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका बाद क्या होता है, हमने आपको बताया इसका प्रयोग हम एक मंजिला बिल्डिंग के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मंजिला का बिल्डिंग है, एक मंजिला का बिल्डिंग है तो इसका हाइट कम है और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रहा है उसकी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ किया है कनेक्शन को लेने के लिए। अगर इसी स्थान पर 2 मंजिला का बिल्डिंग होता है, इतना एक मंजिला है, इतना एक मंजिला और होता, तो यहाँ पर ये वर्टिकल ब्रैकेट का यूज न करते, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल टाइप सर्विस कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए हॉरिजॉन्टल टाइप और 1 मंजिला के लिए वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन लेते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर आ रहा है, 4 वायर अर्थ वाला और ये आर वाई बी तीनों फेज और ये न्यूट्रल। ठीक है, तो ये 3 फेज 4 वायर कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4, देखिए यहाँ पर ई वाला आया है, इसको क्या किए हम, क्लैंप, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ये क्लैंप या नेट बोल्ट की सहायता से अर्थ वाले वायर को मतलब कि फिक्स कर दिए हैं। और जो आर वाला वायर आ रहा है इसको यहाँ पर देखिए सीधा यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने साइकिल इंसुलेटर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, साइकिल इंसुलेटर लगाया और वाई फेस भी सब साइकिल इंसुलेटर यहाँ भी लगा है, बी फेस भी क्या लगा है, साइकिल इंसुलेटर, और जो आपका न्यूट्रल वाला वायर है इससे भी साइकिल इंसुलेटर लगा है। साइकिल इंसुलेटर जो होता है इसका जो कैपेसिटी होती है सस्टेन, मतलब कि वोल्टेज को सस्टेन करने की क्षमता जो होती है 650 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर लो टेंशन का वायर है, इसलिए हमने लो टेंशन के वायर के लिए, मतलब लो वोल्टेज के वायर के लिए हम साइकिल इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर साइकिल इंसुलेटर यूज़ किया और यहाँ पर जो आप ऐसे डी टाइप का देख रहे हैं ऐसे बना है, ये क्या है आपका डी टाइप का क्लैंप है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो बना है ये क्या है आपका डी टाइप का क्लैंप है। तो ये जो आपका डी टाइप का क्लैंप है और इस तीनों में लगा है, आर फेज में भी डी टाइप का क्लैंप, वाई में, बी में और एन में। मतलब कि जो 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन आता है उसमें हम क्या करते हैं, साइकिल इंसुलेटर और डी टाइप का क्लैंप लगाकर नट बोल्ट लगाकर फिक्स कर देते हैं। ये वायर को फिक्स करना है हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऐसे लगा है ये क्या है, नट बोल्ट है। ठीक है, तो मतलब साइकिल इंसुलेटर, डी टाइप क्लैंप और नट बोल्ट लगाकर इसको हम फिक्स कर देते हैं।
और जो ई अर्थ वायर है इसमें हम कोई साइकिल इंसुलेटर नहीं लगाते हैं, इसको केवल क्लैंप या नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्लिट इंसुलेटर लगाया इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे करके हमने क्या लगाया, स्प्लिट इंसुलेटर लगाया है। तो स्प्लिट इंसुलेटर लगा दिया है, या फिर यहाँ पर बर्ड गार्ड भी लगा सकते हैं, पक्षियों से बचने के लिए बर्ड गार्ड भी यूज किया जाता है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं, एक घर होता है, घर पे क्या करते हैं, अगर सिंगल एक मंजिला का है तो हम वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ करते हैं कनेक्शन लेने के लिए। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम आया है, और जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम इसको मतलब फिक्स करने के लिए हम साइकिल इंसुलेटर और डी टाइप क्लैंप को नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर देते हैं। अब हमको अपने घर में कनेक्शन लेना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक तो घर आपका, या आपका घर है और यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आया है, घर में कनेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने लाइट को ला दिया, अब हमको घर में एनर्जी मीटर में कनेक्शन देना है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर में कनेक्शन कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी मीटर में कनेक्शन, यहाँ पर देखिए ये आपका एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर से कनेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पर एक क्या लगाया है, कंड्यूट पाइप लगाया। कंड्यूट पाइप मतलब कि जैसे यहाँ से जब हम वायर ले जाएंगे एनर्जी मीटर में, तो कंड्यूट पाइप में रहेगा तो ये सेफ्टी बना रहेगा। जैसे यहाँ पर वायर आएगा, 4 वायर आएगा, तो ये कंड्यूट एक पाइप में रहेगा तो सेफ्टी बना रहेगा। तो देखिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ से एनर्जी मीटर को कनेक्शन देने के लिए हम 10 मीटर केबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना केबल को तो हम यहाँ तक लाइट ला नहीं सकते, ठीक है। तो 10 मीटर जो केबल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वेदर प्रूफ केबल होता है, मतलब उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो वेदर प्रूफ केबल है इसको यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अर्थ वायर है यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एरियल फ्यूज। एरियल फ्यूज लगाकर यहाँ पर हम क्या लाएंगे, यहाँ पर देखते हैं एनर्जी मीटर में कनेक्शन दे दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए आर फेज से एक एरियल फ्यूज लगाए हैं, फिर यहाँ से एनर्जी मीटर में कनेक्शन दे दिए हैं। और वाई फेज से हम क्या किए हैं, यहाँ पर एरियल फ्यूज लगाकर यहाँ पर कनेक्शन दे दिए हैं, और बी फेज से भी एरियल फ्यूज लगाकर कनेक्शन दे दिए हैं। और जो न्यूट्रल वायर है इस पर कोई भी किसी भी टाइप का इसमें फ्यूज यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हमने जो एनर्जी मीटर को कनेक्शन कैसे दिया और कौन कौन से जो इक्विपमेंट है इसमें, मतलब कि एसेसरीज या इक्विपमेंट यूज हुए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए बनाइए, और कभी कभी पूछता है कि जो सिंगल फेज होता है, अगर सिंगल फेज आता है तो उसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। सिंगल फेज के लिए क्या होता है, केवल इतना अंतर है, सिंगल फेज के लिए हम जो यहाँ पर 3 फेज 4 वायर, इसमें सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, या फिर एक अर्थ होता है, ठीक है। तो 2 वायर होता है, 2 वायर को एनर्जी मीटर से कनेक्ट करना होता है। वो वाला बिल्कुल ईजी है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और ईजी डायग्राम समझा दिए हैं। इसका जो ये डायग्राम बनाए हैं इसको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का क्या होता है, कैसे देते हैं। अब अगर बात करें इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुए हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, उनका नाम लिखिए एवं कनेक्शन का पूरा डायग्राम बनाइए। तो देखिए अगर कनेक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक स्प्लिट इंसुलेटर यूज़ किया, 10 मीटर का केबल भी यूज़ किया जो कि वेदर प्रूफ है, और हमने आई रैक बोल्ट यूज़ किया, एनर्जी मीटर यूज़ किया, स्टे वायर यूज़ किया, और स्टे इंसुलेटर और आई रॉड, ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा। और इसमें क्या किया, साइकिल इंसुलेटर, डी टाइप का क्लैंप और नट बोल्ट, ये सारे इक्विपमेंट है जो हमने इस कनेक्शन को लेने के लिए यूज़ किया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता क्या है, कैसे डायग्राम बनाते हैं, और यही आपको चित्र डायग्राम में बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन, ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ आपका घर है और यहाँ पर क्या लगा है, मीटर लगा है, ये आपका एनर्जी मीटर हो गया, और यहाँ पर क्या लगा है, आपका इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है और 4 वायर यहाँ से आया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोल है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो यहाँ से जो 4 वायर है इसको आप ओवरहेड नहीं ले जाएंगे। पहले क्या करते थे, यहाँ पर हमें वर्टिकल ब्रैकेट लगा देते थे, इसके बाद यहाँ से हम वायर को कनेक्ट करते थे। तो इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन में होता है कि जो ये वायर होता है यहाँ पर क्या करते हैं, हम पोल पर एक क्या करते हैं, केबल बॉक्स लगा देते हैं। एक केबल बॉक्स यहाँ लगाते हैं, एक केबल बॉक्स यहाँ लगाते हैं। इसके बाद यहाँ से हम नीचे से क्या ले जाते हैं, जमीन के अंदर से ये चारों वायर जो है जमीन के अंदर से लेके आते हैं। तो इसे ही बोला जाता है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन किसे कहते हैं। देखिए जो अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन होता है इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं।
जो आपको हमने बताया ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, उसका यूज हमने 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए किया था और 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए किया था। तो जो अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन होता है उसका उपयोग हम करते हैं अगर जो पावर जो यहाँ से बिजली को ले जाना है, अगर वो क्या है 20 किलोवाट से अधिक है, 20 kW से अधिक है, या फिर 25 से किसी बुक में 20 है, किसी बुक में 25 है, तो 20 या 25 से अगर अधिक है तो हम क्या करेंगे, अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन में जो हम सर्विस कनेक्शन या सर्विस मेंस जो होता है उसको देते हैं ज़मीन के नीचे से, और इसका उपयोग हम तभी करते हैं जब जो पावर जो हमको ले जाना है वो 20 kW या फिर 25 kW से अधिक होता है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात आता है कि जो आपका अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन होता है इसको हम HT के लिए यूज़ करते हैं या फिर LT के लिए। तो आपको बता दें इसका ज़्यादातर उपयोग जो होता है HT के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 25 kW से अधिक के लिए यूज़ करेंगे तो ये HT ही माना जाएगा, तो HT के लिए भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, HT के लिए ज़्यादातर होता है, HT के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन LT के लिए भी अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन का उपयोग हम करते हैं। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसको हम कनेक्शन कैसे देंगे, ये सभी कुछ आपको बताएंगे। तो बिल्कुल इजी है, जैसे हमने यहाँ पर हमने आपको बनाया है ऐसे ही बिल्कुल बनेगा, जैसे पिछला सब कुछ बनाया है ऐसे ही। यहाँ पर आपका घर होगा, एनर्जी मीटर होगा, एक केबल बॉक्स यहाँ लगाएंगे, इसमें केबल बॉक्स लगाया जाता है, यही आपको ध्यान में रखना है। एक केबल बॉक्स यहाँ लगाएंगे और एक केबल बॉक्स पोल पर लगाएंगे। केबल बॉक्स पोल पर लगा के यहाँ से कनेक्शन को क्या करेंगे, केबल बॉक्स में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से जो दूसरा वायर निकलेगा इसको हम लाके एनर्जी मीटर में कनेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, बिल्कुल इजी है, आप समझ लीजिए। देखिए इसमें अब आपको समझाते हैं कि इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका घर है, यहाँ पर लिख देते हैं भवन। ये आपका घर है, यहाँ पर आपका लगा है एनर्जी मीटर, ये लगा है, और ये आपका लगा है केबल बॉक्स, यहाँ लगा दिए हैं हम, ये लगा दिए केबल बॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक पोल है। तो जब आप लोग पोल को ध्यान से देखेंगे तो जो पोल से जैसे यहाँ से मान लीजिए आपका 3 फेज 4 वायर का लाइट आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो 3 फेज 4 वायर कनेक्शन आ रहा है उसको हम जो पोल पर ले जाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं साइकिल इंसुलेटर लगाते हैं, साइकिल इंसुलेटर लगाते हैं, और D टाइप या U टाइप का क्लैंप लगाते हैं, और जो आई बोल्ट होता है उसकी सहायता से इसको हम फिक्स कर देते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यहाँ पर हम जो साइकिल इंसुलेटर होता है, ये साइकिल इंसुलेटर क्यों लगाते हैं। देखिए अगर साइकिल इंसुलेटर नहीं लगाएंगे, पोल अगर सीधे पोल में कनेक्ट करेंगे तो पोल में भी करंट उतरने का चांस होगा। इंसुलेटर का काम ही होता है कि जो आपका कंडक्टर वो है और आपका जो आपका पोल है या फिर कंस्ट्रक्शन जो भी है उससे क्या करता है, इंसुलेशन हमको प्रोवाइड करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर ये क्या है, आपका स्प्लिट इंसुलेटर है और ये बर्ड गार्ड लगा है। इतना समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक। ये सब देखिए आर फेज से हमने क्या साइकिल इंसुलेटर D टाइप क्लैंप आई बोल्ट की सहायता से कनेक्ट किया है इसमें पूरा। अब इसमें देखिए ये आपका पोल है और यहाँ पे अर्थ वाला वायर देख लीजिए, ये जो अर्थ वाला वायर है यहाँ से इसको हम ला के यहाँ पर इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि अगर भवन में अर्थिंग है तो भवन में ले जाएंगे, अगर नहीं वहाँ पे तो यहाँ पर हम कराकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, जो आपका जो ये तीनों फेज आया है, जो 3 फेज का सप्लाई है, यहाँ पर देखिए इसमें हम एक केबल बॉक्स लगाए हैं। केबल बॉक्स में क्या होता है, यहाँ से हम इनपुट देंगे और इधर से आउटपुट निकाल लेंगे। तो ये जो केबल बॉक्स यहाँ पर लगा दिए हैं, और एक केबल बॉक्स जो है आपका एनर्जी मीटर है, एक केबल बॉक्स उसके पास लगा दिए हैं। अब केबल बॉक्स लगाने के बाद अब क्योंकि हमको जो कनेक्शन देना है वो अंडरग्राउंड देना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं, और उसको खुदाई करने के बाद वहीं पर क्या करते हैं, एक पाइप डाल देते हैं। वो पाइप क्या होता है, GI पाइप होता है। सुरक्षा के लिए क्या करते हैं हम, GI पाइप, जो आप पढ़े होंगे कि केबल को होता है जमीन के अंदर कैसे बिछाते हैं, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ये चैप्टर 2 में आपको इंस्टॉलेशन में पढ़ा चुके हैं। तो केबल एक पाइप को ले जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जो कंड्यूट वाला भी था वही यहाँ पर फॉलो होगा, जो हमने आपको चैप्टर 2 में कंड्यूट वाला मेथड बताया था, अंडरग्राउंड लाइन को बिछाने के लिए कंड्यूट वाला मेथड, वही यहाँ पर फॉलो होगा। तो एक पाइप ले जाते हैं, पाइप से क्या करते हैं, यहाँ तक ले जाता है पाइप, और इसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन देते हैं। ठीक है, ये केबल बॉक्स में कनेक्शन देते हैं। देखिए यहाँ पर एरियल फ्यूज लगा के केबल बॉक्स में कनेक्शन दे दिया गया है, यहाँ भी, और क्योंकि न्यूट्रल में कोई भी एरियल फ्यूज नहीं लगता है तो यहाँ पर नहीं दिया है। फिर यहाँ से जो चारों वायर निकला, ये चारों वायर यहाँ पर हम ले आते हैं GI पाइप के थ्रू, GI पाइप के अंदर ले आते हैं और यहाँ से लाके इसमें कनेक्ट कर देते हैं, और एक केबल बॉक्स जो है केबल बॉक्स में हम कनेक्ट कर देते हैं, और केबल बॉक्स से वायर निकलता है, ये एनर्जी मीटर में कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो हॉरिजॉन्टल इसमें जो आपका ये है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, सब कुछ इसमें बता दिया कैसे होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर यहाँ पर बालू या ईंट देख रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसके ऊपर जो गड्ढा खोदते हैं जिसके ऊपर बालू या ईंट इसको ढक देते हैं। और ये पाइप क्लैंप है, पाइप क्लैंप का मतलब जो यहाँ पर GI पाइप, यहाँ से हम पाइप लाए हैं ना, क्योंकि जो
जो केबल को बिछाने का विधि यूज किया वो कंड्यूट वाला है। तो यहाँ पर हम जो पाइप है वो पोल तक गया है, तो पोल से मतलब कनेक्ट करने के लिए हम पाइप क्लैंप का यूज़ किए हैं। और केबल बॉक्स को भी यहाँ पर पोल से कनेक्ट करने के लिए, ताकि बंधा रहे अच्छे से, यहाँ भी हम क्लैंप का ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सर्विस कनेक्शन होता है एनर्जी मीटर। मतलब इसमें मेन यही आपको याद रखना है कि केबल लेते हैं, केबल को अंडरग्राउंड बिछा देते हैं और केबल का एक सिरा मीटर से कनेक्ट करते हैं और दूसरा सिरा यहाँ पर केबल बॉक्स लगा होता है इससे कनेक्ट कर देते हैं। बाकी ये चीज़ें तो नॉर्मल है, कोई भी अगर पोल लगाता है तो वहाँ पर साइकिल इंसुलेटर वगैरह ये सब लगाया जाता है। तो अब अगर बात करें एसेसरीज़ की, तो जो आप जो इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि अभी इसमें देखिए न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल भी लगाना है। तो न्यूमेरिकल के लिए इसमें पूछता है कि कौन कौन सा एसेसरीज यूज किया गया है। तो एसेसरीज की बात करें तो यहाँ पर साइकिल इंसुलेटर का यूज़ किया गया है, स्प्लिट इंसुलेटर हो गया, केबल बॉक्स हो गया, कंड्यूट पाइप का यूज़ किया गया है जो कि GI पाइप है, और आई बोल्ट हो गया, फिर अर्थिंग वायर हो गया। तो ये सब एसेसरीज जो है इसमें हमने यूज किया है। इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको पहले बता चुके हैं कि एग्जाम में जो है केवल 2 अर्थिंग पूछा जाता है, एक होता है पाइप अर्थिंग, एक प्लेट अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग का डायग्राम कैसे बनाएंगे वो आपको हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाइप अर्थिंग होता क्या है, इसके बारे में बता चुके हैं पहले भी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बता देंगे। और डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको आपको लाइव बिल्कुल बना कर दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाइप अर्थिंग होता क्या है, क्योंकि पाइप अर्थिंग के बारे में बिना जाने आप इसका डायग्राम नहीं बना सकते हैं। देखिए, जो पाइप अर्थिंग होता है यह अर्थिंग का सबसे एक अच्छा तरीका होता है। और ये जो पाइप अर्थिंग होता है इसमें जो कास्ट इसकी आती है, लागत इसकी काफ़ी कम आता है, इसमें कॉस्ट काफ़ी कम आता है और इसमें अर्थिंग भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो पाइप अर्थिंग होता है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और क्योंकि नाम है इसका पाइप अर्थिंग, तो पाइप अर्थिंग के लिए हम एक पाइप का यूज़ करते हैं। और जो पाइप होता है वो GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का वो एक पाइप होता है और उस पाइप का हम यूज़ करते हैं। इसमें भी क्या होता है सर, जितने भी आप लोग अर्थिंग पढ़े होंगे, जितने भी अर्थिंग के टाइप पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है एक GI पाइप होता है। इसमें क्या होता है एक GI पाइप होता है और GI पाइप जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 38 mm होता है। तो ये जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जो 38 mm का 38 जिसका डाया होता है, 38 mm इसका डाया होता है। इस पाइप को एक पृथ्वी के अंदर जो होता है गहराई तक, इसमें कम से कम 3 मीटर की गहराई तक एक पाइप होता है, इस प्रकार से पाइप होता है। और ये पाइप जो होता है वो छिद्रयुक्त पाइप होता है। उस पाइप को हम पृथ्वी के अंदर कम से कम 3 मीटर की गहराई तक गाड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पाइप के आसपास क्या करते हैं, कोयला और नमक का मिश्रण क्या करते हैं, डाल देते हैं। इससे क्या होता है पर्याप्त नमी जो होता है वो बना रहता है। अब आप लोग इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसी डायग्राम में आपको बता देंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए बिल्कुल ईजी डायग्राम है और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें एक 38 mm का GI पाइप है जो कि छिद्रयुक्त है। आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। इसमें जो है देखिए एक 38 mm का गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप यूज किया गया है जो कि छिद्रयुक्त है। अब इसमें देखिए जो छिद्रयुक्त आपको पाइप दिख रहे हैं, ऐसे छिद्रयुक्त जो छिद्र है इसमें उसका जो माप है वो 10 mm के इसमें होल्स हैं। अब इस पाइप को क्या किया गया है, इस पाइप को यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पाइप को 4.75 मीटर, इस पाइप को 4.75 मीटर गहरे गड्ढे में, और यहाँ पर एक गड्ढा बनाया गया है और इस गड्ढे की माप जो है वो है 30 × 30 सेमी का होता है। और उस गड्ढे में इस पाइप को, जो पाइप है 38 mm का GI पाइप जो है जिसमें 10 mm के होल है, उस पाइप को 4.7 mm के गहराई में उसको क्या किया जाता है, उस पाइप को डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें देखिए क्या किया गया है, इसके बाद इसमें इसके जो ये जो पाइप आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के अगल बगल, इस पाइप के चारों ओर क्या करते हैं हम 15 सेमी का, यहाँ पर देख सकते हैं 15 सेमी का नमक और कोयला, मोटी नमक या कोयला हम ये चारकोल कह सकते हैं, उसकी परत से इसको पाट देते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नमक फिर कोयला, नमक फिर कोयला, इसी प्रकार नमक कोयला करके यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं 15 सेमी का जो होता है इससे हम इसको पाट देते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें GI पाइप है, ये जो GI पाइप है आपका, इसके शीर्ष पर, इसके बिल्कुल ऊपरी वाले भाग पर हमने क्या किया है 38 × 19 mm का एक सॉकेट लगाया है। एक सॉकेट लगाकर हम उसके बाद सॉकेट लगाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सॉकेट लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक सॉकेट लगा है, ठीक है, इसमें एक सॉकेट लगा है। और 19 mm डाया का हम एक GI पाइप को इससे क्या करते हैं हम संयोजित कर देते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर हमने जो पाइप जमीन में डाला, यहाँ पर ये पाइप हमने जमीन में डाला
तो ये यहीं तक रहता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी पाइप को ऊपर लाने के लिए, इसी पाइप को हम ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं, 19 mm का GI पाइप क्या करते हैं 38 × 19 mm के सॉकेट लगाकर कस देते हैं और ये पाइप क्या होता है ऊपर की तरफ चला आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके ये जो 19 mm का GI पाइप है, यहाँ से क्या करते हैं हम एक फनल लगा देते हैं, मतलब फनल को हिंदी में कीप बोलते हैं। एक जालीदार कीप को हम लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इस कीप से हम जालीदार कीप से क्या करते हैं, हम समय समय पर इसमें क्या करते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं। इससे क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या होता है, नमी बनाए रखता है। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा अर्थ वायर गया है जो कि 8 SWG का है। अब जो हमारा अर्थ वायर है, यहाँ से मान लीजिए अर्थ वायर गया है, तो इस अर्थ वायर को हमको इलेक्ट्रोड से अगर जोड़ना है, अर्थ वायर को इलेक्ट्रोड से जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 12.7 12.7 mm डाया के पाइप में इसको क्या करते हैं गुजार देते हैं। 12.7 mm डाया के पाइप से इसको ले जाते हैं और यहाँ पर हम नट बोल्ट की सहायता से इसको कस देते हैं। और यह पाइप जो होता है ग्राउंड से 30.5 सेमी नीचे रखा जाता है। मतलब ये जो पाइप देख रहे हैं, ये अगर ग्राउंड का लेवल है तो यहाँ से देख सकते हैं आप 30.5 सेमी इसको नीचे रखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो आपको ये जब फिगर दिख रहा होगा, ये क्या किया गया है। इसके बाद क्या करते हैं, ग्राउंड पर हम एक सीमेंट कंक्रीट की टंकी बनाते हैं। सीमेंट कंक्रीट का अनुपात होता है 1:4:8 इस लेवल का, इस मतलब इसमें होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसी अनुपात का हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम 30 × 30, यहाँ पर देख सकते हैं 30 सेमी भी 30 सेमी है, 30 × 30 सेमी की कास्ट आयरन के कवर के द्वारा हम इसको ढक देते हैं और इस प्रकार से आपका जो होता है प्लेट अर्थिंग बन जाता है, पाइप अर्थिंग बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो बुक में डायग्राम दिया गया वो काफ़ी टफ है, आप लोग उसको मत बनाइएगा। यहाँ पर जो डायग्राम है बिल्कुल इजी है, तो यही डायग्राम आप लोग बनाइएगा। इसमें एक बार फिर से शॉर्ट में बिल्कुल समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, एक GI पाइप यूज किया जाता है और जो GI पाइप होता है उसका माप होता है 38 mm के GI पाइप का यूज करते हैं। और वो जो पाइप होता है वो छिद्रयुक्त होता है, जो छिद्र रहता है वो उसका डाया होता है, 10 mm का होल होता है इसमें। इसके बाद इस पाइप को क्या करते हैं, हम जमीन की सतह से 4.75 मीटर की गहराई पर डाल देते हैं और इसके बाद जो पाइप होता है इसके चारों ओर हम चारकोल और नमक क्या करते हैं, उससे पाट देते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, हम एक पाइप लगाते हैं 19 mm का GI पाइप लगाकर 38 × 19 mm के सॉकेट से इसको कस देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका जो शीर्ष है, जो मतलब कि 19 mm का जो GI पाइप है, इसके शीर्ष पर एक फनल लगा देते हैं और अर्थ वायर को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए हम 12.7 mm का GI पाइप से अर्थ वायर को ले जाते हैं और यहाँ पर इसको नट बोल्ट से कस देते हैं। और यहाँ जो फनल का क्या काम होता है, फनल से हम समय समय पर पानी डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रोड के चारों तरफ नमी बना रहे। और इसके बाद क्या करते हैं 1:4:8 के उसमें क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट तैयार करते हैं। इसके बाद हम 30 × 30 सेमी के कास्ट आयरन के कवर द्वारा इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। और इस प्रकार से आपका जो पाइप अर्थिंग है वो बन जाता है। और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है और इस डायग्राम को हम टेलीग्राम पर और इसका नोट्स भी सेंड कर देंगे। तो यही दो इंपॉर्टेंट डायग्राम था, दोनों आपको बता दिए कैसे बनाना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बनाना आ जाएगा, एक पाइप अर्थिंग, एक प्लेट अर्थिंग। का डायग्राम कैसे बनाते हैं। ड्राइंग में किसी भी टॉपिक का डायग्राम बनाने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है, तभी आप उसका डायग्राम बना पाएंगे। तो आपको अर्थिंग के बारे में पता होगा कि अर्थिंग होता क्या है। जैसे अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो अर्थिंग होता है, कोई भी मशीन हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उसका जो मेटल वाला पार्ट होता है उसमें अगर आप एक तार जोड़कर उसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ प्लेट या अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, तो इसे ही अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग एक प्लेट अर्थिंग, तो जो प्लेट अर्थिंग होता है, नाम से पता चल रहा है प्लेट अर्थिंग, इसमें अर्थिंग करने के लिए एक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह की अर्थिंग में हम क्या करते हैं, कापर या गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। कापर वायर का इस्तेमाल जो होता है कापर प्लेट पर और गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर का इस्तेमाल GI प्लेट पर करते हैं। अब देखिए जो प्लेट अर्थिंग होता है इसका डायमीटर क्या होता है, मतलब इसका लेंथ और विड्थ कितना होता है, यहाँ पर दिया गया है 60 सेमी × 60 सेमी × 3.18 mm।
तो इसका ये डायमीटर होता है। और इस प्लेट को क्या करते हैं, यानी कि 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm इसका डायमीटर होता है। और इस प्लेट को क्या करते हैं, हम 3 से 5 मीटर तक गहराई में इंस्टॉल कर देते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस पर क्या करते हैं, चारकोल और साल्ट का मिश्रण डाल देते हैं। और यह अर्थिंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में कि प्लेट अर्थिंग होता क्या है। लेकिन प्लेट अर्थिंग दिखता किस तरह से और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं अब आपको बताएंगे। देखिए, प्लेट अर्थिंग का डायग्राम आपको इस प्रकार से बता देंगे कि आपके माइंड में बैठ जाएगा कि प्लेट अर्थिंग कैसे बनाया जाता है, और एग्जाम में अगर आता है तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा उसमें डाटाज लिखे गए हैं, तो आपको याद करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको हम जो डायग्राम बताएंगे बहुत ईजी है, आप अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपने फ़ोन को आप लोग थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट में है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो डायग्राम है आपका प्लेट अर्थिंग का कुछ इस प्रकार से बनता है। और इसमें आपको जो डायग्राम है बिल्कुल अच्छे से आपको समझा देंगे। एक बार समझने के बाद आप दोबारा बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो ये देखिए, जो डायग्राम है प्लेट अर्थिंग का, तो ये प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, इसमें हम एक प्लेट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप वो प्लेट देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक प्लेट का यूज किया है। और देखिए, ये जो प्लेट होता है यह कितने डायमीटर का होता है, यानी कि उसका लेंथ और विड्थ कितना होता है। देखिए, यहाँ पर यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 प्लेट यूज किया गया है। एक है 60 सेमी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 सेमी इंटू 60 सेमी का एक प्लेट यूज किया गया है। और इसके बाहर की तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे, इसके बाहर की तरफ भी एक प्लेट का यूज़ किया गया है, जिसका डायमीटर है 90 सेमी इंटू 90 सेमी। तो इतना आपको याद हो जाएगा कि इसमें 2 प्लेट का यूज़ किया गया है, एक 60 सेमी इंटू 60 सेमी और एक 90 सेमी इंटू 90 सेमी। और ये प्लेट जो है स्क्वायर फॉर्म में है। अब देखिए, जो यहाँ पर एक अंदर वाली प्लेट है एक ये, और एक जो बाहर वाली प्लेट है एक ये, इन दोनों प्लेट के बीच में गैप है। और इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, इस गैप में चारकोल भरा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको हमने प्लेट दिखाया है 60 सेमी इंटू 60 सेमी का जो प्लेट है, उसका विड्थ कितना, यानी कि उसकी मोटाई कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायमीटर क्या होता है, 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm। तो जो ये 60 सेमी का जो प्लेट है, मतलब कि जो ये प्लेट है, इसकी मोटाई जो है वो 3.18 mm होता है। ये बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायमीटर, जो उसमें प्लेट यूज़ करते हैं उसका डायमीटर होता है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm, यानी कि 3.1 mm प्लेट की मोटाई होती है। और जो 60 सेमी इंटू 60 सेमी का जो हम प्लेट यूज़ करते हैं इसके लिए, उसमें जो प्लेट यूज़ करते हैं वो जो प्लेट होता है वो GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट होता है, या फिर आप कॉपर का प्लेट भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इतना ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लेट अर्थिंग में यही बताया जाता है कि जो प्लेट अर्थिंग होता है वो उसका 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 की कॉपर की प्लेट होती है। और उस प्लेट को क्या करते हैं हम, वो प्लेट जो होती है GI प्लेट होती है, या फिर कॉपर की प्लेट होती है। इस प्लेट को हम ज़मीन की सतह में कम से कम 2.5 या 3 मीटर में वर्टिकल रखकर क्या करते हैं, जो चारकोल होता है उससे पाट दिया जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम में बनाया है। आप देख सकते हैं 60 सेमी का ये आपका एक प्लेट हो गया, इसके बाहर की तरफ 90 सेमी का एक प्लेट लगाया गया है। और इसके बाद दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उसको चारकोल से भर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ज़मीन है आपका, ये ज़मीन है। और ज़मीन से यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 मीटर क्या किए हैं नीचे गहराई में इस प्लेट को हम रखकर वर्टिकल रखकर इसको पाट दिया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पाइप्स गई हैं। तो ये जो पाइप है वो 90 mm की GI पाइप होता है। और यहाँ पर एक फनल लगा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉक्स का आकार का जो आप देख रहे हैं, ये इसका डायमीटर होता है 30 सेमी इंटू 30 सेमी का ये ढक्कन युक्त, मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हैं जो बॉक्स है ये एक ढक्कन टाइप का होता है। और जो इसको जो बंद करने के लिए जो ये बनाया जाता है ऊपर से, वो देख सकते हैं वो 6.3 mm की पाइप होती है। और ये जो होती है माइल्ड MS रॉड मतलब होता है माइल्ड स्टील की एक रॉड होती है। इस प्रकार से आपका जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायग्राम बनाया जाता है। ये बिल्कुल इजी डायग्राम है। इस प्रकार का डायग्राम अगर आप एग्जाम में बनाते हैं ऐसे ही,
तो आपको पूरा मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एक बुक में जो दिया गया है काफ़ी सारे डाटा उसमें दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो डायग्राम बनाना, और यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इसमें सब कुछ हमने आपको बता दिया है कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। स्टेशन में स्थापित किए जाने वाले मुख्य उपकरण एवं सहायक उपकरण की व्याख्या कीजिए। और आपका पहले चैप्टर का जो चैप्टर 8 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चीज़ आपको पढ़ना है कि स्मार्ट सब स्टेशन में जो मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण होते हैं उसी के बारे में जानना है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वो क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में ही क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होता है एक ऐसा स्थान होता है वहाँ से हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर हमको वोल्टता को मान लीजिए कम करना हुआ तो वोल्टता को कम कर सकते हैं, वोल्टता को ज़्यादा कर सकते हैं, परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारे कार्य कर सकते हैं स्मॉल सब स्टेशन या इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की सहायता से। देखिए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो उपयोग किए जाते हैं मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण वो कुछ इस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा सर्किट ब्रेकर लगा होता है, बस बार लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, रिले लगा होता है, प्रोटेक्टिव रिले होता है, लाइटनिंग अरेस्टर होता है। तो इसमें से मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण की यहाँ पर सभी के बारे में जानना है। तो अगर सबसे पहले बात करें जो मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण है उनमें सबसे पहले है बस बार। तो बस बार क्या होता है, बस बार जो होता है कंडक्टर वायर की एक छड़ होती है, उसमें क्या होता है अपने कार्य के अनुसार उसमें हम कनेक्शन दे सकते हैं। और यह जो होता है कॉपर या एल्युमिनियम की होती है, इसका आकार जो होता है वर्गाकार, आयताकार या नली के रूप में होता है। अब बात करें दूसरा है आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा वैद्युत युक्ति जो किसी चालकीय पदार्थों को विद्युत प्रवाह को रोकने अथवा चालक तथा पृथ्वी के बीच विद्युत को रोकने के लिए करते हैं, उसी को इंसुलेटर बोला जाता है। इंसुलेटर जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, और इसका इंसुलेटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जो ओवरहेड लाइन होती है, क्रॉस आर्म चालक होते हैं को जो पोल होते हैं उससे आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें आइसोलेटर। देखिए आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर जो होता है एक प्रकार का स्विच होता है, और जो आइसोलेटर होता है एक प्रकार का स्विच होता है, इसका यूज़ हम कोई भी सर्किट ऐसा हो जिसमें हाई करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब उच्च विद्युत धारा का सर्किट हो, उसको पूरी तरह सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। सब स्टेशन पर आपने आइसोलेटर ज़रूर देखा होगा। आइसोलेटर जो होता है एमसीबी की तरह दिखता है, और इसका कार्य जो होता है लेकिन एमसीबी की तरह दिखता है, लेकिन एमसीबी का कार्य इसका बिल्कुल एमसीबी से बिल्कुल इसका कार्य जो होता है अलग होता है। और इसका उपयोग हम कभी भी सप्लाई को नियंत्रण करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो आइसोलेटर होता है यह एक प्रकार का ऑफ लोड स्विच होता है। इसका उपयोग केवल तभी करते हैं हम जब सर्किट में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही, मतलब कि जब सर्किट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो तो किसी भी सर्किट को हम डिस्कनेक्ट करने के लिए उसका आइसोलेटर का यूज करते हैं। और जो आइसोलेटर होता है सामान्यतः 2 पोल, 3 पोल या 4 पोल वाले बनाए जाते हैं। और अगर आपको आइसोलेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं तो जो आइसोलेटर होता है उसका उपयोग कभी भी, आइसोलेटर जो होता है उसका उपयोग कभी भी ऑन लोड अवस्था में नहीं करना चाहिए, ऑफ लोड अवस्था में ही उसका यूज करना चाहिए, और सर्किट की एम्पियर क्षमता के अनुसार ही आइसोलेटर का यूज़ करना चाहिए। और आइसोलेटर जो होता है ये एक प्रकार का कोई भी सुरक्षा युक्ति नहीं होता है, इसका उपयोग जो होता है केवल सप्लाई को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आइसोलेटर का उपयोग किसी भी सुरक्षा युक्ति से पहले करना चाहिए। तो अब सब स्टेशन में जो मेन इक्विपमेंट होता है वो होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आपने सुना ही होगा, इसके बारे में पढ़े होंगे आप। सर्किट ब्रेकर अगर हम एक लाइन में इसको मतलब बताएं सर्किट ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर जो होता है एक स्विचिंग डिवाइस होता है। यह क्या करता है, विद्युत सप्लाई को ऑन तथा ऑफ करने का काम करता है। देखिए सर्किट ब्रेकर जो होता है इसका एक खास बात यही होता है कि इसको हम 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्किट ब्रेकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो सर्किट ब्रेकर को हम 2 टाइप से यूज कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहला होता है कि जब हमारा इच्छा हो, मतलब कि मैनुअली जब हमारा इच्छा हो तब इसको ऑपरेट करा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसके साथ हम रिले जोड़कर उसको ऑपरेट कराएं तो यह विद्युत सप्लाई में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा, तथा जो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग होगा, ट्रिपिंग को क्या करेगा, कमांड भेजेगा, जिससे सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा।
तो सर्किट ब्रेकर को अगर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ट्रिप कराना हो तो भी हम सर्किट ब्रेकर के पास जाकर नहीं ट्रिप कराना पड़ता है। इसको हम दूर बैठे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा भी ऑपरेट करा सकते हैं। आप लोगों ने पावर सब स्टेशन पर अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सर्किट ब्रेकर को हम अब कंट्रोल रूम से बैठकर आसानी से ऑपरेट करा देते हैं। तो सब स्टेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि जब भी हमें मतलब कि जब भी कोई दिक्कत होता है या फॉल्ट वगैरह का होता है तो हम दूर से ही बैठकर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा सकते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर को हम दो टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं, एक मैनुअली, एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा या फिर रिले के द्वारा, जो कि क्या करेगा, जो भी फॉल्ट होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। आपका वो है विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। और सब स्टेशन में हम कुछ मुख्य इंसुलेटर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जैसे पोर्सिलीन हो गया, ग्लास हो गया, पॉलीमर हो गया। तो इन सब का यूज हम इंसुलेटर के लिए करते हैं। और इंसुलेटर जो होते हैं उसका प्रयोग दो उद्देश्यों से किया जाता है। पहला क्या होता है कि यह जो होता है चालक को सपोर्ट प्रदान करता है, और दूसरा जो है चालक और पोल को एक दूसरे से वैद्युतीय इलेक्ट्रिकली रूप से इसको अलग करता है। अगर बात करें जो इंसुलेटर होता है दिखता किस प्रकार से है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इंसुलेटर जो होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए जैसे पिन टाइप इंसुलेटर होता है, 11 kV ट्रांसमिशन जहाँ सब स्टेशन होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है 33 kV के लिए यूज़ करते हैं। स्टैंड इंसुलेटर होता है, साइडेड टाइप इंसुलेटर होता है, और पोस्ट इंसुलेटर होता है। तो ये जो इंसुलेटर है इनका यूज हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के उपकरण और सहायक उपकरण है, उसमें है आइसोलेटर स्विच। जो आइसोलेटर स्विच होता है वह क्या होता है, देखिए सब स्टेशन पर अपने ज़रूरत के अनुसार परिपथ को खोलने व जोड़ने हैं तो आइसोलेटिंग स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। यह नो लोड अवस्था में परिपथ को ऑन या ऑफ के लिए प्रयोग करते हैं। ऑन लोड मतलब होता है व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ करंट, और ऑफ लोड का मतलब होता है व्हेन नो करंट इन अ सर्किट। जब सर्किट में कोई करंट नहीं होता तो उसे ऑफ लोड बोलते हैं। जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है तब उसे ऑन लोड बोला जाता है। और आइसोलेटर स्विच जो होता है इसका प्रयोग हम सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। अगर आइसोलेटर स्विच की बात करें तो कई टाइप के आइसोलेटर स्विच बनाए जाते हैं, जैसे कि सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग सिस्टम स्विच हो गया, डबल ब्रेक आइसोलेट स्विच हो गया, और अगला है आपका ऑन लोड आइसोलेट स्विच, और फिर इसमें एक और है ऑफ लोड ऑन लोड आइसोलेट स्विच। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण में नेक्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको पता होगा, सर्किट ब्रेकर जो होता है एक ऐसा युक्ति होता है जो वैद्युत परिपथ को सामान्य और फाल्टी स्थिति में परिपथ को ओपन या क्लोज करता है। इसके अलावा भी हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में कुछ इक्विपमेंट और एक्सेसरीज का यूज़ करते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। इनके बारे में आपको पता हो, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो फ्यूज होता है इसका उपयोग हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं। और यह क्या करता है, जो सर्किट होता है उसको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और जो प्रोटेक्टिव रिले देखिए यहाँ पर, तो जो प्रोटेक्टिव रिले है, प्रोटेक्टिव रिले में क्या होता है, देखिए जो रिले होती हैं ये लो पावर ऑपरेटिंग डिवाइस होती हैं। यह क्या होती हैं, हाई पावर डिवाइसों को ऑपरेट होने हेतु निर्दिष्ट करती हैं। तो रिले भी क्या है, प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि सब स्टेशन में कौन कौन से मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, उनका एस्टिमेशन दीजिए, उनके बारे में एक्सप्लेन करिए, तो आपको यहाँ पर फ्यूज के बारे में और प्रोटेक्टिव रिले दोनों के बारे में डिटेल में लिखना होगा। अब इसी में नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है सब स्टेशन में यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा उच्च वोल्टता के लिए हम स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर तथा वितरण सब स्टेशन पर वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। कहने मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जहाँ पर हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है या स्टेप डाउन करना होता है, इसके लिए हम पावर ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं। इसके बाद देखिए आपका है करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है यह आता है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत। दो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, वह क्या करता है, इंडिकेटर व मापन उपयंत्रों या प्रोटेक्टिव रिले हो गया, उनको मतलब कि उनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। उसी के अंतर्गत है आपका करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसका यूज हम सूचक तथा मापन उपकरण जैसे अमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ऊर्जा मीटर हो गया, इनकी धारा कुंडली को सप्लाई प्रदान की जाती है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में जो होते हैं कम फेरे होते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक फेरे होते हैं। अर्थात अगर सीटी के प्राइमरी में 100 एम्पीयर करंट है तो सेकेंडरी में 5 एम्पीयर की धारा प्राप्त होगी। और इसी में अगला है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सूचक या मापन उपयंत्रों की वोल्टेज कॉइल को सप्लाई प्रदान करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसमें है आपका लाइटनिंग अरेस्टर।
लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनके लाइटिंग रक्षण की लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए इस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में ही आपका इक्विपमेंट होता है, फायर लाइटिंग इक्विपमेंट होता है, फायर फाइटिंग जो फायर से फाइट करते हैं, यानी कि अग्नि से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था किया जाता है। इसके अलावा देखिए कई प्रकार के इक्विपमेंट हो गया, और इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण का यूज़ किया जाता है, जिनके नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं, जैसे बैटरी हो गया, भूमिगत शक्ति केबल हो गया, पावर केबल हो गया, पैनल बोर्ड। तो इस प्रकार से ये सब इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं।